प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में स्थित है। दोनों राज्यों में स्थित है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश का तिरुपति जिला एवं तमिलनाडु का तिरुवल्लुर जिला। आंध्र प्रदेश का तिरुपति जिला और तमिलनाडु का तिरुवल्लुर जिला। तिरुवल्लुर जिला, आंध्र प्रदेश का तिरुपति जिला और तमिलनाडु का तिरुवल्लुर जिला। इस झील की सीमा बनाते हैं। इस झील की सीमा बनाते हैं। लेकिन पुलिकट शहर तिरुवल्लुर जिला तमिलनाडु में है ना। लेकिन पुलिकट शहर तिरुवल्लुर जिला तमिलनाडु में है ना। शहर इसमें है पुलिकट झील। चूंकि झील का एक नियम है, अगर दो राज्यों के बीच में है तो आधा आधा अधिकार रहता है। इसमें लिखा है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली कौन सी है? पहली चिल्का झील है, उड़ीसा है। ये चिल्का झील है उड़ीसा। ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है ना। तो खारा पानी है, स्वाभाविक बात है, समुद्र से आ रहा है ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्रांसीसियों के बारे में। किसके बारे में? अब हेडिंग डाल दो, कर्नाटक के युद्ध। अब इन दोनों के बीच में, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में तमाम कारणों से कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? कर्नाटक के युद्ध। नंबर 1 प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी तक। नंबर 1 प्रथम कर्नाटक युद्ध। नंबर 1 प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 48। देखो इस युद्ध का कारण यूरोप में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो संघर्ष हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो संघर्ष हुआ, उसी का विस्तार मात्र था। वहाँ युद्ध हो जाता था, यहाँ भी शुरू हो जाता था। उसी का विस्तार मात्र था। लिखो, जिस भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता है,
जिस भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यहाँ के प्रांतपति को नवाब कहा जाता 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 था। सर्वप्रथम 1746 ईस्वी, अगला पॉइंट देखें। सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में वार्नेट के नेतृत्व में, वार्नेट के नेतृत्व में, सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में वार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने, अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में वार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से की। डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से की, लेकिन नवाब ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन नवाब ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन नवाब ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन नवाब ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास का घेरा डाल दिया। परिणाम स्वरूप डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास का घेरा डाल दिया। मद्रास का घेरा डाल दिया। परिणाम स्वरूप डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास का घेरा डाल दिया। नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा। नवाब ने डुप्ले से मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। लेकिन वह नहीं माना। लेकिन वह नहीं माना। अगला पॉइंट लिखिए। परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा कर दी। और 1748 ईस्वी में सेंट थॉमे का युद्ध हुआ। 1748 ईस्वी में सेंट थॉमे का युद्ध हुआ। सेंट थॉमे का युद्ध हुआ। सेंट थॉमे का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब की तरफ अंग्रेज थे और सामने फ्रांसीसी। नवाब के साथ अंग्रेज थे और सामने फ्रांसीसी। लेकिन यह युद्ध मात्र एक झड़प था।
लेकिन यह युद्ध मात्र एक झड़प था। लेकिन यह युद्ध एकमात्र झड़प था। ईस्वी में यूरोप में 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्स-ला-शापेल की संधि थी। 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्स-ला-शापेल की संधि हुई। एक्स-ला-शापेल की संधि हुई। एक्स-ला-शापेल की संधि हुई। एक्स-ला-शापेल की संधि हुई। जिससे यह युद्ध रुक गया। जिससे यह युद्ध रुक गया। जिससे यह युद्ध रुक गया। अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया। अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया और फ्रांसीसियों को अमेरिका में अपने क्षेत्र वापस मिल गए। और फ्रांसीसियों को अमेरिका में अपने क्षेत्र वापस मिल गए। अमेरिका में जो क्या हुआ, फ्रांसीसियों के कुछ क्षेत्र ले लिए गए थे, तो ये फायदा हो गया उनको। देश से मद्रास वापस कर दिया तो वहाँ उनको अपने क्षेत्र मिल गए वापस। अब डालो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 से 54। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 से 54 ईस्वी। 1748 से 54 ईस्वी। देखो दो स्थान है यहाँ पे, ध्यान रखना। एक है हैदराबाद, क्या है, एक ही कर्नाटक। यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अब अभी बताया गया कि हैदराबाद के राज के अंतर्गत ही ये था। हैदराबाद के नवाब के अंतर्गत ही कर्नाटक का क्षेत्र माना जाता था। लेकिन अब यहाँ चूंकि स्वाभाविक बात है, हैदराबाद कमजोर होगा तो कर्नाटक का शासन भी होगा। तो यहाँ था नासिर जंग। कौन था? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग यहाँ था, नासिर जंग और इधर था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन एक नवाब था और चंदा साहब भी थे। ये सोच रहे थे हमें भी मिले। इन दोनों में संघर्ष हुआ करता था। चंदा साहब कौन है ना, तो इनकी तरफ से अंग्रेज लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज चाह रहे थे ये लोग बने थे। और यहाँ डुप्ले था यानी फ्रांसीसी। यहाँ डुप्ले था यानी फ्रांसीसी। कौन थे? फ्रांसीसी। नासिर जंग अनवरुद्दीन के बीच युद्ध, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के बीच, है ना। ये पूरा समीकरण था, इसको बना लो, अभी काम आएगा ये।
नहीं तो ये आदमी कंफ्यूज हो जाता है कौन किसका साथ दिया। इसको ऐसे बना लो हैदराबाद कर्नाटक के रूप में। एक तरफ हैदराबाद है, एक तरफ कर्नाटक है। उत्तराधिकार का युद्ध यहाँ भी है, उत्तराधिकार का युद्ध यहाँ भी कर रहा है और उसी का फायदा उठा रहा है अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब राजनीतिक हस्तक्षेप करने लग गए लोग। इनको पता चल गया कि हम जो व्यापार कर रहे हैं बिना राजनीतिक हस्तक्षेप कर नहीं पाएंगे। जब तक राजनीतिक पावर हमारे पास नहीं रहेगी, सभी समय ऐसा रहा है कि जो लोग भी व्यापारी होते हैं वो अपना प्रभाव किसमें रखते हैं, शासन में, नहीं तो उनको थोड़ा मुश्किल हो सकती है। आज भी ऐसे ही है, कल भी ऐसा था, कल भी ऐसा था कि व्यापारी वर्ग अपनी राजनीतिक पावर रखता है, पहुंच रखता है, नहीं तो वो व्यापार नहीं कर पाएगा। देखो हैदराबाद, पॉइंट देखो, हैदराबाद और कर्नाटक इन दोनों क्षेत्रों में, हैदराबाद और कर्नाटक इन दोनों क्षेत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। हैदराबाद तथा कर्नाटक इन दोनों क्षेत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया तथा अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी कंपनियों ने, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने तथा अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने अपने अपने हितों को देखते हुए, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने अपने अपने हितों को देखते हुए, अपने अपने हितों को देखते हुए, अपने अपने हितों को देखते हुए अलग अलग पक्ष का समर्थन किया। अपने अपने हितों को देखते हुए, अपने अपने हितों को देखते हुए, अपने अपने हितों को देखते हुए अलग अलग पक्ष का समर्थन किया। अलग अलग पक्ष का समर्थन किया। अगला पॉइंट लिखें, इस युद्ध का मुख्य कारण, इस युद्ध का मुख्य कारण, इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का, इस युद्ध का मुख्य कारण, इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा। इस युद्ध का मुख्य कारण, इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा। इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा, हस्तक्षेप रहा। कारण यही था, क्या हो रहा था, उत्तराधिकार में लेकर के यूरोपीय कंपनियां हस्तक्षेप कर रही थी। क्या कर रही थी? हस्तक्षेप वो इसलिए कर रही थी, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि दोनों कंपनियां चाहेंगी कि हमारे समर्थन का नवाब बने, तो हमें व्यापार में दिक्कत नहीं होगी। दोनों कंपनियों में यही संघर्ष था। आगे देखो 1748 ईस्वी में, अगला पॉइंट है 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क, 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, ये निज़ाम उल मुल्क वही है ना जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी थी। निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह उपाधि होगी कोई, आसफ जाह। निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह 1748 ईस्वी, इसमें 48 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु हो गई, की मृत्यु हो गई। और उत्तराधिकार का संकट पैदा हुआ।
उत्तराधिकार का संकट पैदा हुआ। निजामुल मुल्क का पुत्र नासिर जंग, निजामुल मुल्क के पुत्र नासिर जंग ने स्वयं को निजाम घोषित कर दिया। निजामुल मुल्क के पुत्र नासिर जंग ने स्वयं को निजाम घोषित कर दिया। नासिर जंग ने स्वयं को निजाम घोषित कर दिया। इसी समय नासिर जंग का एक भांजा, इसी समय नासिर जंग का एक भांजा मुजफ्फर जंग भी निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत करने लगा। इसी समय नासिर जंग का एक भांजा मुजफ्फर जंग, कौन? मुजफ्फर जंग भी निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत करने लगा। निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत करने लगा। निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत करने लगा। देखो यही है दोनों, हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। अब आगे देखो, अगला पॉइंट 1748 ईस्वी में इसी समय का मतलब इस समय जब ड्रामा चल रहा है ना, 1748 ईस्वी में इसी समय मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया। इसी समय मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया। तथा छूटते ही इन्होंने कर्नाटक में उत्तराधिकार का दावा प्रस्तुत कर दिया। छूटते ही इन्होंने कर्नाटक में अपने उत्तराधिकार का दावा प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने कर्नाटक में अपने उत्तराधिकार का दावा प्रस्तुत कर दिया। क्या कर दिया? अब वहाँ अनवरुद्दीन और चंदा साहब हो गए। कौन हो गए? यहाँ मुजफ्फर जंग और नासिर जंग हो गए। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखे। इसी समय सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग तथा नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ किया। तो यहाँ बनते थे निजाम हैदराबाद के। ठीक है, क्या बनते थे? इसको बोलते थे निजाम। और इधर जो बनेंगे वो बनेंगे नवाब। क्या बनेंगे? तो देखो ध्यान से, डुप्ले क्या कर रहा है? देखो, डुप्ले यहाँ मुजफ्फर जंग को साथ दे रहा है, वो यहाँ चंदा साहब को साथ दे रहा है। तो अंग्रेज क्या करेंगे? यहाँ नासिर जंग का साथ देंगे, यहाँ यही करेंगे। और क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन तो है नहीं कुछ। ये उनका साथ देंगे, ये उनका साथ देंगे, यही है दूसरा युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध यही है। आगे देखो अगला पॉइंट है मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप अंबूर की लड़ाई हुई। अंबूर की लड़ाई, परिणाम स्वरूप अंबूर की लड़ाई हुई।
अनवरुद्दीन पराजित हुआ। अनवरुद्दीन पराजित हुआ। अंपूर को ये स्थान होगा, वहीं आएगी कर्नाटक में। परिणाम स्वरूप अंपूर की लड़ाई हुई और अनवरुद्दीन पराजित हुआ। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली ने भागकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। ये त्रिचनापल्ली का दुर्ग बड़ा प्रसिद्ध है, यहीं शरण लेते थे लोग। मोहम्मद अली ने, किसने? मोहम्मद अली ने त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। अगला पॉइंट देखो, फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर, फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर, फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर, फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर, फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग, उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग और कर्नाटक के नवाब पद के लिए, और कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली का समर्थन किया। यहाँ एक नाम और बढ़ा देना, इसका पुत्र कौन है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, क्योंकि ये युद्ध में परास्त हुआ, मारा गया। अनवरुद्दीन कौन? तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? मोहम्मद अली। कौन आ जाएगा? ये मारा गया। मोहम्मद अली को समर्थन दिया। किसको समर्थन दिया? 1700, अगला पॉइंट है, 1750 ईस्वी में नासिर जंग, 1750 ईस्वी में नासिर जंग, 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से, 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से, अंग्रेजों के सहयोग से 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है, कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है और कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर देता है, और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर देता है, त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर देता है, त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर देता है, त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर देता है। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना, लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना, लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना, लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया, लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में नासिर की हत्या कर दी गई। और इसी समय नासिर की हत्या कर दी गई।
इस अवसर का लाभ उठाकर डुबले ने 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 क्या किया? डुबले ने पानी रखे सर्दी का समय है, खराश रहती है, बोतल में पानी रखा उनके चाहे बाहर ठहर जाओ थोड़ा क्योंकि वो खराश एक बार हो गई थी। बोतल में आपने एक बोतल पानी रखा बोला ना, गर्दन में काफी समय वही बेस के समय आपको बोलना होता नहीं, शांत बैठते हो तो वो शांति में थोड़ा सा भी दिक्कत हुई तो गले में जो सर्दी हुआ रहता है। चलो भाई क्या था? हाँ, फ्रांसीसियों ने इसका लाभ उठाकर पूछते हैं मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। अगला पॉइंट है 1752 ईस्वी में 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट पर आक्रमण कर दिया गया। अर्काट पर आक्रमण किया गया। अर्काट पर आक्रमण किया गया। अर्काट पर आक्रमण किया गया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर अर्काट पर अधिकार कर लिया गया। अर्काट पर अधिकार कर लिया गया। समझ में आई कि 1752 में क्या हुआ? लॉर्ड क्लाइव को बुला लिया गया। किसको? लॉर्ड क्लाइव ने अर्काट में हमला कर दिया। चंदा साहब के पुत्र था राजा साहब, उसके नेतृत्व में जो सेना लड़ रही थी उसको पराजित करके अर्काट जो राजधानी थी ना उस पर अधिकार कर लिया गया। अब आगे देखो अगला पॉइंट, यह खबर सुनकर चंदा साहब यह खबर सुनकर चंदा साहब तृष्णापल्ली भाग गया। यहां से भाग जाते थे। यह खबर सुनकर चंदा साहब तृष्णापल्ली भाग गया। तृष्णापल्ली भाग गया, लेकिन तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। अगला पॉइंट है 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया
तथा उसके स्थान पर गोडेहू तथा उसके स्थान पर गोडेहू को 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया तथा उसके स्थान पर गोडेहू को गवर्नर बनाकर भारत भेजा। क्या हो रहा है? कौन सी महान जिसका जो फैन है ना थोड़ा बच गई। अच्छा, अपने हाथ तक ये भी है। हम कह रहे हैं इसका अंदर क्या है? फैन है जी सर। अच्छा, ये काहे के लिए होता है? अच्छा, फैन का सब जैसे उसके अंदर जो गर्मी होती है ना उसको हीट को बाहर करती है तो कभी कभी वो फंसने लगता है। धूल जमा होती है। हाँ समझ गया, इसीलिए वो आवाज करता है। ये है मामला है। देखो 2-3 पॉइंट और लिखो, फिर थोड़ा सा अलग विषय में बात करेंगे। आप थोड़ा हिंदी में बात करेंगे। क्या खबर? हाँ क्या था? गोडेहू को गवर्नर बनाकर। हाँ अगला पॉइंट लिखो। गोडेहू ने आते ही युद्ध समाप्त की घोषणा कर दी। गोडेहू ने आते ही युद्ध समाप्त की घोषणा कर दी। गोडेहू ने आते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और अंततः 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया और अंततः पांडिचेरी की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। पांडिचेरी की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। इस संधि के बाद दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। एक हेडिंग डाल दो, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से लेकर के 63 तक। कहाँ तक? कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से लेकर 63 ईस्वी तक। कहाँ तक? 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी। 7 वर्ष हो गए। इसका परिणाम वही 7 वर्षीय युद्ध होगा। यूरोप में जितने भी यहाँ युद्ध हो रहे हैं वो युद्ध विस्तार मात्र है। क्या है? 2 मिनट रुको, मैं मोबाइल उसमें निकाल के लाता हूँ। ऊपर लगा है मेरा मोबाइल।
तो सही करा ना तो वो बोलेंगे राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को भरोसा दिलाने के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मतलब न्याय है जब तुम बन जाता सांसद तुम्हारी पर्चा मिली कोई पर्चा लिखा है हम भारत और भरोसे वाले लोग भारत की एक संपूर्ण बलवत्ता वार्ता
अरे थोड़ा याद करना भैया जमन कहा थी उद्देशिकम याद करा प्रस्तावना ना याद करा जानते हैं उद्देशिकम का होगा उद्देश्य को जैसे संप्रभुता अखंडता ये सब को जोड़ा करा कहानी में याद करो अरे थोड़ा आईफोन 13 में 12,000 में बयालीस बार बजट का इंग्लिश वगैरह कोचिंग कभी की हो कि नहीं? आज तक इंग्लिश के लिए क्यों नहीं करते हो? क्या सोचते हो इंग्लिश की बात है आप लोगों ने? कहाँ पे लिखते? और कहीं कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की है? यहाँ कोई इंग्लिश वाले टीचर यहाँ नहीं लगा के नहीं कोई नहीं। इंग्लिश वाले एग्जाम जो इंग्लिश बेस्ड एग्जाम्स है उसको तो तुम भरोगे भी नहीं, मतलब भरने का मतलब तैयारी नहीं है सर उसकी भरने से क्या मतलब। चलो आज देखो इंग्लिश में कुछ बताता है ना, देखते हैं फिर आगे चल के देखा जाएगा है ना। चलो आज कुछ चर्चा करते हैं है ना, क्या क्या है कैसे कैसे है कैसे कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। 15-20 मिनट की चर्चा होगी है, आप लोग बाद में चाहे ना नोट भी कर लेना, और मोबाइल में है या कहीं भी है इस हिसाब से अगर इसका बड़ा फायदा है बनाया जाए। तो हिंदी आप लोग पढ़ते हो ना, अगर वो अंग्रेजी लैंग्वेज के साथ मिला के पढ़ोगे तो उसका बड़ा लाभ मिलता है, समझ रहे हो। 60 से 70% हिंदी जो आपकी भाषा है ना वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है और एक संपूर्ण कॉम्बो बन जाता है कि हाँ भाई अब हम सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। टेट वेट में तो इंग्लिश के क्वेश्चन आते ही हैं, नहीं आते हैं क्या? टेट वगैरह में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं सीटेट में भी आते हैं, इसमें भी आते थे पहले यूपी टेट वाले में। हाँ जो हिंदी लैंग्वेज ले लेते हैं, संस्कृत ले लेते हैं, जैसे ग्रेजुएशन जैसे कम्युनिकेशन बताना पड़ता है। कितना हो गया देखिए जरा। ऐसा करते हैं इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे हैं, ठीक है? थोड़ा सा समय लेगा ठीक है ना, समय लेता है चूँकि, और जो अभी मेरे पास थोड़ा समय का अभाव, 9-9:15 तक हम छोड़ के थोड़ा सा कुछ वर्कआउट करेंगे, उसके बाद फिर हमें गैरती से पढ़ाने जाना है, SST पढ़ाना है ना इस समय 9th to 10th वाला है ना। तो उसके और अच्छा वो बहुत फास्ट में ख़त्म करना है उनका, बच्चों का एग्जाम आ गया, इसीलिए उसमें वर्कआउट करना पड़ता है, कितनी चीज़ें उन बच्चों को बताना है। इंग्लिश मीडियम का मामला है ना, पूरी भाषा को कन्वर्ट करना पड़ता है इंग्लिश में। कन्वर्ट का मतलब इंग्लिश मीडियम बच्चे। आज चलो एक थोड़ा सा एक पेपर हमने एक बार बनाया था उसको डिस्कस करते हैं, वो हो जाएगा।
मिनट में, है ना? कहाँ हमने रख दिया उस पेपर को, आप लोगों का भी पता चल जाएगा कि कहाँ किस लेवल पे हो। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 1 सही लगे तो लिख लेना बाद में, आप ही लोग को समझना है। वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चयनित कीजिए, ठीक है? चयनित कीजिए। एकदम आंसर मत दे देना, मालूम हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, तुरंत आंसर मत दे देना। दिवारात्रि, बी। नदेश, सी। त्योहार, हम ही गलत कर रहे हैं। न्योछावर, बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का आप लोगों को चयन करना है। 4 ऑप्शंस आपके अंदर दिए गए हैं। दिवारात्रि, नदेश, त्योहार, न्योछावर। इनमें से सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है? त्योहार। त्योहार, एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। दूसरा कोई देगा? शुद्ध शब्द लिखना है, बकाया गलत शब्दों से मतलब नहीं रखना है। अंदाज लगाइए आप। बताइए। तीसरा गलत है। गलत है कि सही है? सही में सही बता रहा है सर। हाँ वही तो, एक ही ऑप्शन सही वाला ही तीसरा सही। तो अब समझ लो तुम कि ये है ना, ना ये गलत रहेगा सर। हाँ। रात्र होता है, रात्र। ये गलत रहेगा ना जी तो एक काम करो फिर, जी शुद्ध शब्द का चयन करना है ना। जी। हाँ हाँ ठीक है, सही तो है। त्योहार ऐसा होता है, ये सही है। ये नदीश होता है। क्या होता है? नहीं। अब देखो ये इसकी प्रक्रिया क्या है नदीश की, यानी कि संधि से जो है ना, नदी धन ईश, नदीश बनेगा। तो इसका मतलब है संधि की प्रोसेस से इस शब्द का निर्माण हुआ है। तो कुल मिला के संधियां भी पढ़ना बहुत। अब ये दिवारात्र होता है, क्या होता है? ये सामासिक प्रक्रिया से बना शब्द है। अगर देखें इसको तो ये समास की प्रक्रिया से बना है ना, इससे बना है। इसका मतलब समास भी पढ़ना बहुत जरूरी है। त्योहार ऐसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन इसी से बन गया। त्योहार का तत्सम शब्द होता है। बन गया ना चीज क्वेश्चन। त्योहार तद्भव है, क्या है? त्योहार तद्भव है, बताइए तत्सम त्योहार का। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं जी। देख लेना पहले ऑप्शन। बहुत त्योहार तांतव, त्रिहार,
तिथिवार। त्योहार का तत्सम शब्द होता है तांडव, त्योहार, त्राटक, तिथिवार। बताइए। चौथा तिथिवार होगा, तिथिवार। बिल्कुल, ये होता है कोई तिथि महत्वपूर्ण है उसको त्योहार माना जाता है, तिथिवार। फंस सकते हैं, इसके ऑप्शन बड़े खतरनाक दिए गए थे, आदमी फंस सकता है अगर नहीं आ रहा है तो फंस जाएगा। त्योहार का मतलब है विशेष तिथि, विशेष तिथिवार। अच्छा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पहले ऑप्शन ले लो।